अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जारी है और सुपर 8 के तगड़े मुकाबले जारी हैं। आज एक मैच हुआ है वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे। वेस्ट इंडीज ने आज एक नई तारीख रकम की है और T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा स्कोर कर दिया। पहले खेलते हुए 254 रन बनाए और जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 147 रन बना सकी और यूं आज 107 रन के बड़े मार्जिन के साथ ये शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को। जहां पर जिम्बाब्वे को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और इतने बड़े लीड के साथ, इतने बड़ी मार्जिन के साथ मैच जीता है वेस्ट इंडीज ने। वहीं पर इसमें ग्रुप स्टेज की बात करें तो भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वो भारतीय टीम जिसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बहुत ऊपर चला गया और इसी तरह से माइनस में चले गए इंडिया का रन रेट। तो यहीं पर इसी ग्रुप में अब वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट की बात करें तो बहुत ऊपर चला गया है और इस ग्रुप में भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बल्कि यूं कहिए कि अब सांसें कम होती जा रही हैं, अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। आज के मैच में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की बात करें तो आज शिमरॉन हेटमेयर ने जबरदस्त इनिंग खेली, 34 बॉल पर 85 रन किए। फिर उन्होंने आज बहुत कम बॉल पे 50 की। इसी तरह से पावल ने अपनी पावर दिखाई और 59 रन की जबरदस्त इनिंग खेली और इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद ही आज उन्होंने इतना बड़ा टोटल सेट किया। वर्ल्ड कप की तारीख में श्रीलंका की तरफ से 260 रन का हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन इस 2026 के वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट स्कोर आज हुआ है। इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की जो कल होने जा रहा है और इस मैच पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की तैयारी कैसी है और इंग्लैंड टीम कहां पर स्टैंड कर रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो सेमीफाइनल के लिए अपनी राह को हमवार करेगा, अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि जहां हमारे पास जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद होगा उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आज के इस जबरदस्त मैच पर, आज के इस तारीखी मैच पर जहां वेस्ट इंडीज ने, काली आंधी ने जिम्बाब्वे को धोकर रख दिया है और काली आंधी के उस जबरदस्त मैच के जबरदस्त लम्हात यूफोन के ताउन से आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं यूफोन सुपर 5। और यूफोन के ताउन से आपने देखा सुपर 5। वेस्ट इंडीज ने, काली आंधी ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर इस ग्रुप में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जबरदस्त किस्म का पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमाद सिद्दीकी और इसी तरह से श्रीलंका से जहां पर पाकिस्तान के मैचेस हैं और श्रीलंका भी मेज़बान है और कैंडी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा अली नासिर। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के हवाले से भी। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहता हूँ आज के मैच के हवाले से, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मैच से। इसकी डिबेट को ओपन करेंगे हमाद सिद्दीकी साहब से। हमाद साहब, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मैच में पहला कमेंट ये चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज के इतने बड़े मार्जिन से जीतने से इस ग्रुप स्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा और भारत के लिए कितनी मुश्किलात क्रिएट हो गई हैं? क्या भारत के लिए अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है? सेमीफाइनल का रास्ता ज्यादा मुश्किल हो गया? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल काफी मुश्किल हो गया और जीत के बाद जहां वेस्ट इंडीज ने 2 पॉइंट लेकर इस ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो +5.335, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप समझ लें कि भारत को जो 2 मैचेस खेलने हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे, तो कितने बड़े मार्जिन से आपको कैलकुलेटर चल रहे होंगे कि क्या वो ये मैचेस जीतने के बावजूद भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे सवालिया निशान। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज फेवरेट नजर आ रहे हैं इस वक्त और मोहम्मद आमिर की वही वाली बात कि इंडिया इस दफा सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। बहुत सारे इंडियंस जिस पे फायर बैक कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर ने एक ऐसे स्टेटमेंट, एक उन्होंने अभिषेक शर्मा के बारे में कही और एक उन्होंने ये कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, तो वो होता हुआ अब नजर आ रहा है। बहुत बुलंद बांग दावे, अपनी कंडीशन, आईसीसी उनका अपना पिचेस अपनी मर्जी से तैयार करना, सारा कुछ होते हुए आज नजर आ गया कि वो किस तरह होता है कि जब आप सारा प्लान अपना बना लेते हैं ना और खोदते हैं खंदक दूसरे के लिए, तो उसमें आप खुद ही गिरे। आज वो खुद ही गिर गए इस पे और बगैर खेले हुए बाकी मैचेस वो तकरीबन इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, क्योंकि एक अपहिल टास्क है इंडिया के लिए कि पहले तो वेस्ट इंडीज, जिस तरह आप नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज अगर तो कंडीशन उनके मतलब की होंगी तो वो करीब नहीं आने देंगे। आज जिस तरह से शिमरॉन हेटमेयर और रॉबमन पावल, रोमारियो शेफर्ड, मतलब आपको नजर आ रहा था कि उनके बैट पे जो बॉल, एक तो वो है ही इतने ह्यूज मैस्कुलर, उनकी बैट पे जो बॉल आएगा वो बाउंड्री से बाहर। लेकिन स्पिनर्स अगर अच्छा बॉल करें, मैंने उनको, अगर मैं असेस कर रहा था कि ये
जिम्बाब्वे की थोड़ी मीडियोकर सी बॉलिंग थी। सिकंदर रजा को जिस तरह 3 ओवर में 50 रन पड़ गए, बहुत ही नॉर्मल बॉलिंग हो रही थी। तो अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा जिस तरह आज वेस्ट इंडीज ने स्कोर किया। तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा व्हेन इट कम टू इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ओके ओके हमाद भाई, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ग्रुप अब मेरे सामने पॉइंट्स टेबल आ गया है। वेस्ट इंडीज टॉप पर है और एक मैच खेला वो जीता है 2 पॉइंट्स के साथ और प्लस 5.350। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उनका नेट रन रेट इतना हो गया, यानी कि 5 नेट रन रेट पर हो गया उनका। और अफ्रीका 2 पॉइंट के साथ 3.800 के नेट रन रेट के साथ मौजूद है। इंडिया तीसरे नंबर पर मौजूद है, कोई पॉइंट नहीं है, -3 के साथ मौजूद है। और फिर जिम्बाब्वे आपको पता है लास्ट में मौजूद है -5 के साथ और साथ में कोई पॉइंट्स नहीं है। अच्छा अहमद, ये पॉइंट्स टेबल जो बिल्कुल चेंज हो गया है इस मैच के बाद, आप समझते हैं कि भारत का सफर खत्म हो गया, सेमीफाइनल में क्वालिफाई आप नहीं कर पाएगा वो इस सूरत हाल के बाद? अब देखें, अभी ये कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि इन 2 मैचेस से पहले अगर हम देखें तो हम में से कोई भी नहीं सोच सकता था कि साउथ अफ्रीका इंडिया के अगेंस्ट इतने बड़े मार्जिन से जीतेगा और उसका नेट रन रेट जो है वो +3 पॉइंट समथिंग में होगा। फिर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को इतने बुरे तरीके से रौंदेगा, क्योंकि इसको जीत तो आप कह नहीं सकते या हार तो नहीं कह सकते, रौंदना ही कह सकते हैं। हाँ, कि एक तो बैटिंग में उन्होंने जब मारा तो इस तरह का रिमांड लिया कि पंजाब पुलिस भी यहाँ पे शायद मुल्ज़िम ऐसे रिमांड ना लिए हो कभी हिस्ट्री में। और फिर जब आउट करने पे भी आए तो उन्होंने उनको टिकने नहीं दिया। तो जिस तरह से उन्होंने उनको रौंदा है, मेरे ख्याल में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये वर्ल्ड कप में वैसे भी आपके शो में भी बाकी दीगर शोज में भी बात करता रहा हूँ कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा भी है। और अगर हम देखें तो शुरू से बड़ा एक्साइटिंग भी रहा है, क्योंकि एसोसिएट नेशंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया। आज वही बात है कि जिम्बाब्वे आपको एटलीस्ट खेलती भी तो नजर आ रही है। जिस ऑस्ट्रेलिया को हम कह रहे थे कि सेमीफाइनल और फाइनल की कंटेंडर है, वो ऑस्ट्रेलिया आज सुपर 8 में भी नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है होने को, अनटिल और अनलेस इंडिया अगर एक आध और मैच नहीं हारती तो हम ज्यादा कुछ प्रेडिक्ट इस बारे में कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप करंट सिचुएशन और सिनेरियो को देखें तो जहां उन्होंने सर पकड़ लिया था साउथ अफ्रीका के मेरे नेट ख्याल रन, में अहमद गेम ओवर हो गई है, गेम इज ओवर। जी काफी हद तक कह सकते हैं। अगर आप अभी परसेंटेज हमाद में भाई भी यही कह रहे थे, गेम इज ओवर, और यही चल रहा है हर तरफ कि भाई इंडिया आउट हो गया तकरीबन। देखें, इसमें यह है कि अगर आप परसेंटेज पे जाए ना तो मेरे ख्याल में इस वक्त 80 to 90% उनकी गेम ओवर हो गई है। लेकिन फिर भी मैं 10% का मार्जिन इसलिए दूंगा कि कुछ भी हो सकता अभी है। मैचेस उनके हैं, सही कह रहे हैं आप। रियलिस्टिक होके बताओ इंडिया किस जी तरह जी वापस आ हमाद भाई। सकता है। रियलिस्टिक होके बताऊं किस तरह वापस आ सकता है इंडिया। इंडिया को एक मैच यही 100 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा और एक मैच जो वो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं 76 रन। अगले 2 मैच अगर वो एक मैच 100 रन से और एक 76 रन से जीतेंगे हाँ, तभी वो आप सकेंगे। वेरी सिंपल। अच्छा ये तरीका है, दोबारा जरा बताएं ताकि सुनने वालों को पता चले कि इंडिया इस वक्त तक आउट हो चुका है। अगर मैच में उसने वापस आना है, सॉरी टूर्नामेंट में वापस आना है, यानी क्या उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो हमाद सिद्दीकी साहब बताएंगे कि कैसे अगर मगर भारत के साथ होगा। जी बताइए सर। वेस्ट इंडीज के नेट रन रेट के इस वक्त मैच करने के लिए उन्हें वेस्ट इंडीज को 100 रन के मार्जिन से शिकस्त देनी पे, ताकि उनका 5.35 अभी वो माइनस में है। ठीक और है। जो माइनस से 0 पे आना है, पॉजिटिव में आना है, तो उन्हें अगला मैच 76 से जीतना पड़ेगा। तो बहुत मैं कहूंगा अपहिल टास्क है इनके लिए कि अगले दोनों मैचेस इतने बड़े मार्जिन से जीतें। आप जीत जरूर सकते हैं लेकिन इतना बड़ा मार्जिन रियलिस्टिक होना पड़ेगा। पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिम्बाब्वे बेशक वेस्ट इंडीज के खिलाफ वन ऑफ डे मैं कहूंगा जिम्बाब्वे का, जहां वेस्ट इंडीज ने 19 छक्के और 15 चौके, मतलब 253 में से 174 रन वो बाउंड्रीज पे बना रहे हैं। तो वो नजर आ रहा था कि जिम्बाब्वे कहीं भी उनको टफ टाइम नहीं दे रहा। कैचेस बहुत वाइटल थे जो ड्रॉप हो गए शिमरॉन हिटमेयर के 10 के स्कोर पे। मुस्कीविया ने कैच छोड़ दिया। वही कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस। पूरा कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग वाइटल है। वो वहां पे मैं कहूंगा उनको बहुत हैवी प्राइस जिम्बाब्वे ने आज पे की। और फिर सिकंदर रजा की बॉलिंग आपको नजर आया कि वो हाथ बॉल छुपा करके तो आते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज माइंड बनाकर आए हुए थे कि इनको ही उन्होंने कैश करना और बासानी उनको बड़े बड़े छक्के लगाए, बहुत बड़े बड़े छक्के लगाए। सही हो गया। अच्छा अहमद, शिमरॉन हिटमेयर ने जो आज बैटिंग की है, 34 बॉल पर 85 रन किए हैं, उनके खेलने का स्टाइल ऐसा है कि इंतहाई खौफनाक है। वो किसी बॉल पे जाकर माफी नहीं देते, कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद वो पकड़े नहीं गए।
बिल्कुल, आई थिंक कि अगर उनकी बैटिंग बाबर आजम ने देखी होगी तो बाबर आजम तो परेशान हो गए होंगे कि अल्लाह जी, कोई बैट्समैन इतने छक्के भी मार सकता है एक इनिंग्स में, क्योंकि बाबर आजम ने तो अपनी जिंदगी में वर्ल्ड कप्स में इतने छक्के कलेक्टिवली नहीं मारे होंगे। ये जस्ट मैं एक फन के तौर पे बात कर रहा हूँ। आई होप कि उनका सोशल मीडिया आपकी या मेरी क्लास ना लगा दे इस बात पे। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जिस तरह से हिटमैन ने बैटिंग करनी शुरू की, फिर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनकी जबरदस्त बैटिंग के बाद वो मोमेंटम या वो फ्लो टूटा नहीं है, जो हम यूजुअली बाकी टीम्स में, इंडिया की टीम में हमने देखा या पाकिस्तान की टीम में भी हम देखते हैं कि ऊपर आगाज तो अच्छा मिल जाता है लेकिन फिर वो मोमेंटम कहीं ना कहीं टूट जाता है। आप उसके बाद देखें जिस तरह से पॉवेल ने बैटिंग की, जिस तरह से रदरफोर्ड ने एक छोटी सी इनिंग्स 13 बॉल पे 31 की इनिंग खेली और 238 के स्ट्राइक रेट से खेली उन्होंने। के सही साथ कह साथ रहे हैं। आप ऑर्डर को देखें, वो आए तो 2 छक्के उन्होंने लगा दिए, तो एक जो फ्लो था वो फ्लो रुका नहीं। विकेट्स गिरने के बावजूद वो जिस मोमेंटम के साथ, जिस फ्लो के साथ रन्स कर रहे थे वो स्कोर करते गए। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे जो हाईएस्ट एवर टोटल है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का 260 का, शायद वो भी खतरे में पड़ जाए। जो 2007 में हुआ था, आई गेस वेस्ट इंडीज ने किया था आयरलैंड के अगेंस्ट ही, तो सॉरी श्रीलंका ने किया था आयरलैंड के अगेंस्ट 2007 में। तो वो भी लग रहा था कि शायद खतरे में पड़ सकता है, लेकिन आई थिंक कि इस T20 वर्ल्ड कप की अगर सही है बेस्ट अहमद, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है और ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और मजीद कुछ मैच पर बात करेंगे और फिर चलेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के हवाले से एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है काली आंधी ने जिम्बाब्वे के साथ जो हशर नशर किया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में। वो जिम्बाब्वे टीम जिसने कई बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम को शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट से उसका सफ़र ख़त्म किया था और ख़ुद वो सुपर 8 में आई थी, लेकिन आज जिम्बाब्वे को के साथ जो कुछ हुआ है वो वर्ल्ड कप 2026 का सबसे एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट किया गया वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ की जानिब से। इसीलिए इसको काली आंधी कहा जाता है और किसी वक्त में वाकई में जो नाम दिया गया था वो आज साबित हुआ कि वाकई में जब ये आंधी चलती है तो दुनिया की किसी भी टीम को तहस नहस कर देती है। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिबेट ओपन करेंगे हम पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के खिलाफ और उस हवाले से हमारे साथ अली नासिर मौजूद हैं। अली नासिर श्रीलंका से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली नासिर, सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि इस मैच को लेकर, पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच को लेकर कोई बारिश के हवाले से तो कोई नहीं है, मौसम से मुतलिक हमें बताएं कि मौसम ठीक रहेगा पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के दौरान या बारिश कहीं ना कहीं मैच को मुतासिर कर सकती है, इससे मुतलिक अपडेट करें। जी बिल्कुल, महकमा मौसम यार से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कल का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, सूरज निकलेगा और जो दर्जा हरारत उन्होंने बताया 19-20 दर्जा हरारत बताया कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 26 है कि 27 है, ये दर्जा हरारत है। उनका ये कहना है कि कल बारिश का कोई इम्कान नहीं है और आज भी सूरत हाल इसी तरह थी कि मौसम साफ था, तेज़ धूप थी, यहाँ तक कि कैंडी एक पहाड़ी इलाका है, मौसम यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा होता है लेकिन दिन के वक्त हमने देखा कि यहाँ भी गर्मी रही है। तो ज़्यादातर यहाँ पर इम्कान शाम के वक्त बारिश का होता है 7, 8, 9, 10 बजे। तो लेकिन यह है कि कल का मौसम क्लियर रहेगा, कल रात को भी बारिश नहीं है, दिन को भी बारिश नहीं है। तो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टका कर अपनी प्रैक्टिस की है, ज्यादातर फोकस बैटिंग के ऊपर रखा है। मैं प्रैक्टिस सेशन में देख रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं, जिसमें शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह हमें बॉलिंग कराते हुए दिखाई नहीं दिए, बल्कि बैटिंग की ज्यादातर प्रैक्टिस की जा रही थी और जो कोच थे वो बैटिंग की प्रैक्टिस करा रहे थे। साहबजादा फरहान, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ को बहुत ज्यादा बैटिंग की प्रैक्टिस करवाई गई और तकरीबन घंटा, क्योंकि आज 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन था, 1 घंटा तक फहीम अशरफ खुद ही बैटिंग करते रहे। तो यहाँ तक कि शहीन शाह अफरीदी ने भी बैटिंग प्रैक्टिस किया और हमने कुछ अलग चीजें ये देखी हैं कि बाबर आजम पैड पहनकर बॉलिंग करवा रहे थे, इसी तरह साहबजादा फरहान पैड पहनकर बॉलिंग करवा रहे थे, यानी कि कोई प्रॉपर ये प्लान नहीं है कि सुबह के वक्त उनको बॉलिंग दी जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल था लेकिन ये आप बड़ा अजीब मंजर बता रहे हैं कि जिसको बॉलिंग करनी चाहिए थी, यानी कि उसको बॉलिंग की वजह से बाहर निकाला हुआ है, वो बैट पकड़ के बैठा हुआ था, बैट पकड़ के वो बैटिंग कर रहा था, यानी कि शाहीन, और जिसको बैटिंग बेहतर करनी चाहिए वो पैड करके बॉलिंग कर रहा है। मतलब मेरे लिए तो ये सुन के बड़ा हैरानकुन है। जी अली बताइएगा मजीद इससे मुतालिक, प्रैक्टिस सेशन से मुतालिक। इसकी रीजन ये हो सकती है ना कि कल मेरा ख्याल है कि जो पिच है वो बॉलर्स के लिए ज्यादा मददगार होगी, इसीलिए बैट्समैनों को ज्यादा फोकस करवाया गया है, हिटिंग की ज्यादा पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई गई है। फ्लैट पिच नजर आ रही थी और बाउंस भी हो रहा था, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि बॉलर्स को लिए मदद होगी, बैटिंग के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी।
तो पिछला मैच श्रीलंका और इंग्लैंड का हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं कि श्रीलंका इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं कर सका और ना इंग्लैंड ने इतना बड़ा टारगेट बनाया। तो यही वजह थी शायद एक दिन आराम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ज्यादा फोकस बैटिंग की तरफ था और फहीम अशरफ को बहुत ज्यादा बैटिंग करवाई गई है। लगता है ऐसा है कि शायद फहीम अशरफ को ऊपर वाले नंबर पर खिलाया जाएगा। बहरहाल बाबर आजम जिन पर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी, कोच की जाने से भी ये कहा गया था कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, लेकिन उनको भी आज बैटिंग प्रैक्टिस करवाई गई है और वो आज पावर हिटिंग की प्रैक्टिस ज्यादातर कर रहे हैं। तो ये मंजर देखने में नजर आया। तो अब देखते हैं कि कल क्या प्लेइंग चलें 11 क्या होती है, अगर टॉस चलें जीतते हैं तो क्या फैसला करते हैं। ठीक है, अली नासिर साथ ही रहेगा, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। एक और सवाल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा अहमद, ये प्रैक्टिस सेशन हुआ है, आपने अली नासिर को सुना और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम पैड करके बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन अफरीदी जिनको इसलिए निकाला गया कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, वो बैट पकड़ के बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सर ये करना क्या चाह रहे हैं? सर इस मुल्क में तो ऐसे ही चल रहा है, क्रिकेटर्स गाने गा रहे हैं, गाने वाले रमजान ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, जो गाने वाले हैं वो सियासत कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या, तो पूरे मुल्क में इस तरह का निजाम चल रहा है। अब मेरे लिए बड़ी फनी बात ये थी इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कि शाहीन शाह अफरीदी जिनको ज्यादा बॉलिंग की प्रैक्टिस करानी चाहिए कि उनकी लाइन में एक्यूरेसी आए, वो यॉर्कर के चक्कर में फुल टॉस पे फुल टॉस करते हैं, वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम जिनको बैटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कितने अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में, वो पैड पहन के बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब इस टीम के का जो है ना वो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। दुनिया जाती है प्रॉपर बैट्समैन की तरफ, प्रॉपर बॉलर की तरफ या प्रॉपर ऑलराउंडर की तरफ। हमारे यहाँ ये माइक हसन साहब और आगा सलमान ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि जी ये बैट्समैन है, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, ये बॉलर है, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है। क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा नीम हकीम वाला काम हुआ है ना, इसी ने हमें मरवाया है। और आप इसी से सीरियसनेस का अंदाजा लगा लें कि कितनी हम अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं, कि अगर हम और हमारा कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है कि हम शाहीन शाह अफरीदी को बैटिंग इसलिए करा रहे हैं कि अगर विकेट मुश्किल हो बैटिंग के लिए तो एटलीस्ट वो हमें कुछ ना कुछ करके दे दे। जबकि तो शाहीन अफरीदी को पहले ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है अहमद। अच्छा हमाद सिद्दीकी साहब, आप साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, कोचिंग भी करते हैं आप और ये सारी चीज़ें बहुत करीब से आप देखते हैं। जिस तरह से अली नासिर ने वहाँ से रिपोर्ट किया आज का प्रैक्टिस सेशन, आपको क्या लगा इस प्रैक्टिस सेशन को देखते हुए या अली नासिर की बात को सुन के कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट, माइक हैसन वहाँ पर मौजूद हैं या फिर कैप्टन मौजूद हैं, उनकी क्या तरजीहात क्या नज़र आ रही हैं इस सारी सूरत हाल में? लेकिन पता नहीं उन्होंने कितनी प्रैक्टिस सेशन देखी। हो सकता है वो बिल्कुल इख्तिताम पे करीब हो, वहां उन्होंने देखा हो। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए बाबर आजम हैं तो प्रीमियर बैट्समैन, बैटिंग करके जब वो थक चुके होंगे और बॉलर भी थके होंगे, उन्होंने कहा चले बाबर आप भी बॉल कर लें, खत्म, वाइंड अप करने की पोजीशन में होंगे। शाहीन शाह अफरीदी वैसे उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली होगी मैं थोड़ी बैटिंग करना चाहता हूँ। हमें सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे। बाबर आजम के हवाले से माइक हैसन ने कह दिया है कि उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से उनका जो रोल है वो सब डिफाइन हुआ है। फोकस वही है पाकिस्तान का, जो फखर जमान को टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाई जाए, इवन साइम अयूब को ओपन के बजाय तीसरे नंबर पे ले जाएं या चौथे पे ले जाएं, सलमान अली आगा तीसरे पे आएंगे, ये सब डिफाइन हो चुका है। अब ये इस तरह की बातें मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग सेंस में देखा जाए तो ये है बिल्कुल, आप इस पे कोई वजन नहीं नजर आता मुझे कि वो पैड करके बॉल कर रहे थे या शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग कर रहे थे। ना शाहीन शाह अफरीदी को बैटिंग का कोई रोल दिया जाएगा, ना बाबर आजम को बॉलिंग का कोई रोल दिया गया। आपके जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर होंगे, जो बॉलिंग करवाने वाले, वो हो सकता है थक चुके होंगे या अवेलेबल नहीं होंगे या वाइंड अप करने का इशारा कर देते हैं, तो फिर बैट्समैन खुद से शौक में अपने बॉल करवा ले तो वो और बात है। जहां तक इंग्लैंड पाकिस्तान के मैच की बात है तो देखें इंग्लैंड के पास हमाद भाई, मैं उस डिबेट को ओपन करता हूँ, जो मैच का कंपैरिजन है वो भी सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अली नासिर से मेरा सवाल है कि अली नासिर मुझे ये बताएं कि कोई खबर है इस मुतालिक कि कोई प्लेइंग 11 में चेंज किया जाएगा? आज साहब फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन वो तो जाहिर सी बात है ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ चेंज हो सकता है, ख्वाजा नाफे वापस आ सकते हैं या अबरार बाहर बैठे हुए हैं उनको ऐड किया जा सकता है या फिर नसीम शाह को ऐड किया जा सकता है। कुछ चल रहा है इस तरह से? प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट वही होगी, लेकिन एक तब्दीली हो सकती है कि एक तब्दीली लग रहा है कि एक चांस मिल सकता है, लेकिन अब इसका फैसला कल वो करेंगे कि क्या पिच की क्या सूरत हाल है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? ख्वाजा नाफे जो है उसको मुझे मौका मिल सकता है, क्योंकि उनको आज उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है। विकेट कीपिंग भी मैंने करते हुए उनको देखा, तो प्रैक्टिस फिर बाबर नहीं होंगे? बैटिंग की भी प्रैक्टिस करते हुए जी। तो फिर किसको बिठाएंगे? शादाब को बिठा देंगे कि भाई एक प्रॉपर बैट्समैन ले आए या फहीम को बिठा देंगे?
फहीम को भी ड्रॉप करने का चांस नहीं, क्योंकि मैंने उनको भी तकरीबन 1.5-2 घंटे बैटिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि वो भी कल का मैच खेलेंगे। अब उस्मान इब्रार अहमद के भी ड्रॉप होने का कोई चांस नहीं, या तो उस्मान खान को ड्रॉप किया जा नहीं, सकता है, उनकी जगह पे ख्वाजा नाफे को अबरार तो शामिल किया पहले ही जाएगा। नहीं है ना। शादाब खान को भी ड्रॉप करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि शादाब खान के हवाले से माइक हसन पहले ही क्लियर कर चुके हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में भी सबसे ज्यादा तनकीद सिर्फ इनको इसी की वजह से है कि शादाब सही। खान को भी फेवर कर रहे हैं, फहीम अशरफ को भी फेवर कर रहे हैं, साइम चले, अयूब को फेवर कर रहे हैं। तो इनको ड्रॉप करने का तो कोई चांस नहीं, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो हमारे ऑलराउंडर है वो मैच विन करवा ठीक है, सकते हो, तो हम इनको किसी सूरत भी नहीं सोचेंगे कि सही हो हम गया। इनको ड्रॉप करें। चलें अली नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ से हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपडेट किया कि वेदर से मुतलिक भी आपने बताया, फिर प्रैक्टिस सेशन से मुतलिक बताया, और आगे चलकर बात करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड पर जब बात की जाए तो कुछ स्टैट्स सामने रखे जाएं। हमाद सिद्दीकी साहब, अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि टोटल मैचेस जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने आए वो 3 मैचेस हुए, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, और 3 के 3 बल्कि ये मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि 31 मैचेस हैं मजमूई तौर पर हमारे T20 के, जिनमें से 21 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं और 9 मैचेस पाकिस्तान ने जीत रखे हैं, यानी कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। आप दिखाएं जी दूसरे T20 वर्ल्ड कप में क्या सूरत हाल रही है। T20 वर्ल्ड कप में हमने 3 मैचेस खेले हैं, यानी कि जब जब हम सामने आए मजमूई तौर पर 3 मैचेस, 3 के 3 ही इंग्लैंड ने जीते हैं। जी हमाद भाई, ये जो स्टैट्स हैं ये तो बता रहे हैं कि इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रहा है वर्ल्ड कप में भी और मजमूई तौर पर वैसे भी। तो मैं ये चाहता हूं कि करंट सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि उनकी टीम में और हमारी टीम में फ़र्क क्या है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट हम एक जैसे ही खेल रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है कि इंग्लैंड के पास मैच विनर्स ज़्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड के पास अगर बैटिंग देखी जाए, पाकिस्तान का कंपैरिजन की जाए, तो उनके ओपनर्स इन फॉर्म। फिल सॉल्ट आपको नजर आ रहे हैं कितने ब्रूटल बैटिंग कर रहे हैं। हैरी ब्रुक्स उनके कैप्टन बहुत अच्छी फॉर्म में। लेकिन उनको, पाकिस्तान को एज मैं देखता हूँ वो स्पिनर्स का हासिल है। इंग्लैंड के अगर स्पिनर, मैंने अभी शुरू में कहा कि आदिल रशीद एक रेगुलर स्पिनर है, बाकी दो जो है लियाम डॉसन और विल जैक्स, ये पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। हालांकि उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटरी ऑफ स्पिनर्स हैं, जो कि आप 6 कह लें, पाकिस्तान, अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या फास्ट बॉलर को खिलाना है, क्योंकि फास्ट बॉलर की हमें नजर नहीं आ रही कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन। या तो बहुत अच्छी फॉर्म में फास्ट बॉलर होता ना, तो मैं कहता जरूर खिलाएं आप। अब एक हाँ, सलमान मिर्जा और नसीम शाह है, तो इनके ऊपर है। लेकिन फहीम अशरफ का टीम में होना एक गैम्बल हो सकता है। आप फहीम अशरफ को भी उठा के एक प्रॉपर बैट्समैन को डाल दें, क्योंकि तो फहीम अशरफ से आपने बॉलिंग तो करवा नहीं रहे, तो एक बैट्समैन और ऐड करें। अगर हम 6 स्पिनर्स को यूज कर रहे हैं जिनमें नहीं बैटिंग भी हमाद शामिल भी है, एक बैटिंग। बैट्समैन की ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं, या फिर नसीम शाह को ऐड करना चाहिए फ़हीम अशरफ की जगह पर। हमारा इश्यू तो बैटिंग का ही आ रहा है ना। हाँ, हमें बॉलिंग में तो इश्यू नहीं आ रहा, हमें इश्यू बैटिंग में आ रहा है। तो हमें अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करना है, हमें एक बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन और ऐड करना पड़ेगा। अब उसमें ख्वाजा नाफे को ऐड कर लें, सही। या फिर चले कि एक और ऐसा बैट्समैन आ जाए, उस्मान खान को ही टीम में रहने दें और ख्वाजा हाँ, नाफे को ऐड कर लें। बैटिंग को और आप कह रहे हैं कि डाउन एक रखें नीचे। बैट्समैन को अगेंस्ट इंग्लैंड और ऐड करना चाहिए, एक ऑलराउंडर जो हमने रखे हुए हैं 2-4 उनमें से किसी एक को कम कर देना चाहिए, स्पेशली फ़हीम की बात आप कह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद हम कुछ कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों टीमों में से अब तक अच्छा परफॉर्म कौन कौन कर रहा है, और फिर उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच। सुपर 8 का अहम मैच है, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा तो उसकी सेमीफाइनल के लिए राह हमवार हो जाएगी। इंग्लैंड जीतेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इस मैच के लिए पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, इसका हम जायज़ा लेंगे और देखते हैं कि दोनों तरफ से अब तक इस टूर्नामेंट में बैटर्स में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो स्टैट्स आपको दिखाते हैं, फिर डिबेट ओपन करते हैं। साबदा फरहान है पाकिस्तान की तरफ से, मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में भी वो सबसे टॉपर हैं, और फरहान ने 5 मैचेस में 220 रन किए हैं, 73 की एवरेज है, 164 का स्ट्राइक रेट है, 150 एक सेंचुरी स्कोर कर रखी है। जबकि इंग्लैंड की तरफ से जैकब बैथल हैं, जो मैचेस 5 हैं, रन 146 हैं, 29 की एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट है, और एक उनकी 50 है। अहमद कुरैशी साहब, ये बताएं कि सर बैटिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है या फिर इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है? देखिए इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप जॉस बटलर, फिल सॉल्ट इनको देखें, फिर बेथल, अच्छी खासी लंबी बैटिंग लाइनअप है। इवन आदिल रशीद भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, तो डेप्थ उनकी बैटिंग में सैम करन भी जबरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान की बैटिंग का ये है कि उस पर आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते इन टर्म्स ऑफ विनिंग ऑफ मैच, तो उसका कोई भरोसा नहीं है।
ऑल्दो हम अगर अपने दिन पे आए तो हो सकता है 200-250 भी बोर्ड पे लगा हो तो हम चेस कर लें, और अगर ना बनाने हो तो शायद हम 90 पे ऑल आउट हो जाएं और 100 भी ना कर सकें। तो मेरे ख्याल में बैटिंग की जहां तक बात है वो नो डाउट इंग्लैंड की स्ट्रांग है। हमें जो बेसिक एज है वो हमारे स्पिनर्स का है, हम्म। और मेरे ख्याल में पावर प्ले काफी हद तक कल वाले मैच में मैटर करेगा। एक चीज मैं जरूर ऐड करता हूँ, जब आपके जो रिपोर्टर हैं वो श्रीलंका से जुड़े हुए थे, वो बात कर रहे थे अहमद साहब की, मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यूजुअली इस तरह की जो एक्टिविटीज है ना कि बैट्समैन बॉलिंग कर रहा हो या बॉलर बैटिंग कर रहा हो, वो हम्म। बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन में होती हैं ये चीजें। हम्म। लेकिन अली नासिर ये बता रहे थे कि वो शाहीन शाह अफरीदी ने कोई घंटा 1.5 घंटा बैटिंग की है। तो हम्म। अगर एक बॉलर घंटा 1.5 घंटा बैटिंग कर रहा है तो वो जस्ट आखिरी वाली फॉर्मेलिटी तो नहीं है। और हम्म। दूसरी तरफ अगर बाबर आजम पैड पहन के बॉलिंग कर रहे हैं तो इट मींस पैड उन्होंने इसी वजह से पहने हैं कि उन्होंने दोबारा बैटिंग के लिए जाना है और बैटिंग करनी है। तो ये इस वजह से मुझे थोड़ा सा अजीबो हम्म। गरीब लगा। बाकी जहां तक बात है इसकी पाकिस्तान और इंग्लैंड वाले मैच की, मेरे ख्याल में पावर प्ले वाला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर पाकिस्तान आप पावर कह रहे प्ले हैं कि में उनकी बैटिंग जो है ना वो स्ट्रोंग है। अच्छा, हमाद सिद्दीकी साहब, जो लास्ट मैच हुआ है ना श्रीलंका और इंग्लैंड का, आपने देखा ही है। गो के वो श्रीलंका को शिकस्त हुई है, लेकिन श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप ने 146 तक तो उनको रखा ना। इसका मतलब है कि आप इंग्लैंड की बैटिंग जैसी भी है, अभी वो फॉर्म में नहीं है उनके प्लेयर्स, लेकिन नाम बड़े हैं, मैच विनर्स हैं, और एक एक प्लेयर ऐसा है कि जो मैच का पासा पलट सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम 100 अगर श्रीलंका 146 तक उनको रख सकता है तो पाकिस्तान भी तो 150 से नीचे रख सकता है। हमारी बॉलिंग क्या उनसे स्ट्रांग नहीं है? बिल्कुल स्ट्रांग है। देखें, इंग्लैंड के 146 पे 9 आउट हुए और हाँ। 9 में से 7 गलाल गए और टिक्शाना ने, एक ने 4 एक ने 3। जी तो जी जी। स्पिनर का रोल नजर आता है। और इंग्लैंड ने भी 95 पे जो आउट किया श्रीलंका को, तो हम्म। इंग्लैंड के स्पिनर्स ने आउटफॉक्स कर दिया श्रीलंका को। लेकिन ये मैच जो है उस पिच पे नहीं हो रहा जिस मैच पे इंग्लैंड और श्रीलंका का हुआ था बिल्कुल। कैंडी। ये फ्रेश पिच, और फ्रेश पिच हो सकता है कदरे बेहतर हो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन जस्ट बटलर जो है, जो उनके साबिक कैप्टन है, बिल्कुल हम्म। उसी तरह बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के साइम अयूब बैटिंग कर रहे हैं। उनका भी बड़ा लीन पैच नजर आ रहा है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस होती भी नहीं नजर आ रही। हम्म। लेकिन पाकिस्तान का मतलब ये कि साहिबजादा फरहान जिस मैच में नहीं चले अगेंस्ट इंडिया, हम 114 पे देर हो गए। तो अगर एक ही प्लेयर के ऊपर रिलाई करेंगे तो आप बड़े मैचेस नहीं जीत सकते। आपको ब्लेजिंग ऑल गन्स होना चाहिए, हर प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं ही नहीं कहता कि जैसा सलमान अली यहाँ जब कैप्टन बने तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी एक प्लेयर की बड़ी इनिंग नहीं चाहिए, हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग चाहिए। हम्म। इंपैक्टफुल इनिंग का मतलब है कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से चाहिए। तो उसके लिए आप एक फ्री हैंड देते हैं हर बैट्समैन को। ठीक है, जितनी देर तुम क्रीज पे रहोगे तुम बाउंड्रीज की तलाश में रहोगे, लेकिन वहां इंटेलिजेंट क्रिकेट ये होनी चाहिए कि आप बॉक डाउन नहीं होंगे। अगर आपको चौके या छक्के नहीं मिल रहे तो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको गैप में बॉल को प्लेस करना, जब स्कोर बोर्ड चलना शुरू हो जाता है ना तो फिर खुद से रन आ जाते हैं। अगर लेकिन आप जब डॉट पे डॉट बॉल खेलते हैं तो आप अपने ऊपर प्रेशर माउंट कर रहे होते हैं। सही। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड को पाकिस्तान को स्पिनर्स के थ्रू 146 अगर श्रीलंका देर अच्छा, कर आप रहा था, हम उससे भी रोक आपने सकते हैं। स्पिनर्स की बात की है तो मैं स्पिनर्स भी दोनों आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक और आदिल इंग्लैंड की जानिब से। और उस्मान तारिक ने T20 वर्ल्ड कप की बात करें, इसी वर्ल्ड कप की 26 की जो अभी चल रहा है, 4 मैचेस में उनकी 8 विकेटें हैं उस्मान की, और 11 ओवर्स करवा रखे हैं। 8.37 की इकोनॉमी है, और सॉरी एवरेज है, और इकोनॉमी उनकी 5.82, ज़बरदस्त किस्म की। और आदिल रशीद ने 5 मैचेस में 8 विकेटें ले रखी हैं, 18 की एवरेज है, और साथ में इकोनॉमी उनकी 8.03 की है। अहमद, स्पिनर्स को अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं। उस्मान तारिक तगड़ा स्पिनर्स है, दुनिया के लिए एक बड़ा कह लें कि एक डरावना सा ख्वाब बना हुआ है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन सलमान आगा बेहतर नहीं कर पा रहे कि उसको यूज़ तब करते हैं जब तक दूसरी टीम कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर चुकी होती है। देखें, सलमान अली आगा की यूटिलाइजेशन उसी तरह से है जिस तरह की इंडिया की यूटिलाइजेशन थी जंग के दौरान राफेल के मामले में। हाँ। जैसे राफेल कोई बुरा जहाज नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि यूज करना नहीं आया और उसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। सलमान अली आगा की इसी तरह की हरकतें हैं। बाकी जहां तक स्पिन डिपार्टमेंट की बात है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इस वर्ल्ड कप में आई थिंक टॉप 2 में आता है। और इंग्लैंड के साथ हमारा अगर कंपैरिजन करें तो उनका दूर दूर तक कोई स्पिन डिपार्टमेंट की हद तक कंपैरिजन नहीं बनता। आप जो बात कह रहे थे कि 146 तक रिस्ट्रिक्ट किया है श्रीलंका ने, नो डाउट किया है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के सामने अगर सिचुएशन को देखें, क्योंकि पिच भी फ्रेश है
उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं उनकी जितनी डेप्थ है बैटिंग में, जरूरी नहीं है कि अगर वो 150 से नीचे नीचे आउट हो गए श्रीलंका के अगेंस्ट तो हमारे अगेंस्ट भी वो विदाउट एनी प्लानिंग आ जाएंगे। ऑब्वियसली वो फुल अपनी उन्होंने एनालाइज किया होगा गलतियों को बैटिंग में, और वो प्रॉपर प्लानिंग और अटैकिंग और अग्रेसिव अप्रोच के साथ ही आएंगे। सो इस वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बाकी जहां तक बात है उस्मान खान की, तो मेरे ख्याल में उस्मान खान को उस्मान तारिक जी जी सॉरी उस्मान तारिक की, तो उस्मान तारिक और बाबर आजम इन दोनों के बारे में माइक हैसन और आगा सलमान ये डिसाइड कर लें कि इनको अगर ठीक तरीके से यूज करना है तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं, अगर इनको यूज करना है बीइंग गुड फॉर नथिंग तो फिर इससे अच्छा है कि आप इनको ड्रॉप कर दें। आप अगर उस्मान तारिक को भी तब लेके आते हैं जब आपको लगता है कि मैच मेरे हाथ से निकल रहा है, तो उस वक्त तो फायदा नहीं है। और ये जो लास्ट वाली अप्रोच है ना, खासतौर पे जो मैं देख रहा हूँ अपने जो मेन स्पिनर्स हैं उनको बॉलिंग देते हुए सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज से भी और जिस तरह से वो ओवर बांटते हैं अपने बॉलर्स में, स्पिनर्स में, उससे ये लगता है कि वो बाबर आजम वाली सोच है कि आखिर तक बचा के रखें और आखिर में मेरे मेन बॉलर्स के ओवर बचे रहें। तो आखिर का आप ना सोचें, अगर आपकी गिरफ्त मजबूत है, अगर आपने अच्छे तरीके से मैच में अपना हाथ बिठाया हुआ है, तो फिर आखिर का ना सोचें, उधर ही अटैक करें और खत्म करने वाली बात करें। अच्छा हमाद सिद्दीकी साहब, सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि सलमान आगा उस्मान तारिक को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए इंडिया के खिलाफ भी और फिर बाद में भी हमने देखा। आप क्या समझते हैं कि सही तरीके से उस्मान तारिक को जिस तरह से उसका बताया जा रहा है कि उसमें टैलेंट है, वो आउट कर सकता है दूसरी टीम को, वो प्रेशराइज कर सकता है, नया इस तरह का बॉलर है, बैटर्स को उसको समझने में मसला आ रहा है, तो आप नहीं समझते कि शुरू में उसके ओवर्स करवाने चाहिए, कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, पावर प्ले में सारी टीम्स जो हैं वो बड़े शॉट्स खेल रही होती हैं, और उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है कि अगर वो बड़े शॉट खेल रहे हैं तो उसे बाउंड्रीज पे फील्डर चाहिए होंगे। तो वहां पे थोड़ा सा रिस्की मुझे नजर आता है कि वो ये ना हो कि हम उसको वहां पे यूज कर लें और जो हवा में बॉल जा रहा हो वहां पे फील्डर मौजूद ना हो। तो उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन उसकी तभी है कि जब आपको 5 फील्डर सर्कल से बाहर मिले हो, ताकि हवा में अगर कोई शॉट जा रहा है तो वो उसके विकेट आपको मिल रही हो। ऑन दी अदर हैंड एग्रेसिव कैप्टेंसी होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि ये T20 बड़ा तेज फॉर्मेट का क्रिकेट है। यहाँ पे अगर आप सिट बैक एंड रिलैक्स, आप वेट करेंगे बैट्समैन खुद से अपनी विकेट देगा, ऐसा नहीं होगा। उतनी देर में वो मैच आपके हाथ से ले जाएगा। तो आपको विकेट को बाय करना पड़ेगा, गैम्बल करने पड़ेगा। एग्रेसिव कैप्टेंसी यही होती है कि अगर कोई प्लेयर ज्यादा शॉट्स खेल रहा है तो वो वल्नरेबल है, वो अपनी विकेट भी देगा। तो वहां पे आपके पास आपका दिमाग चल रहा होगा कि इसका स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है, कहाँ पे ये वीक नजर आ रहा है, या मैं जिससे बॉल करा रहा हूँ उसके पास क्या प्लान है। वो जाहिर, मैं अगर फील्ड में खड़ा हूँ, मैं बैट्समैन को खेलता हुआ देख रहा हूँ, तो मेरा माइंड चल रहा होगा यार ये इस एरिया में ज्यादा कर रहा है और मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं इसके हिसाब से इसको अगर आउट करूंगा, प्लान कर रहा हूँ। ब्रेन का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसके हिसाब से अपने कैप्टन से कहूंगा मुझे ये फील्ड प्लेसिंग दे दो, एक ओवर ट्राई करने दो, हो सकता है मैं इसको आउट कर दूं। आप कह रहे हैं कि जब सर्कल से फील्डर्स बाहर आए तो तब आना। जी अहमद, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, एक चीज मैं बिल्कुल हमाद साहब से इस हद तक तो एग्री करता हूं कि उसको पावर प्ले में आप ओवर नहीं करा सकते, लेकिन उसको फील्डर बाहर चाहिए। नो डाउट वो स्लो करता है, अगर उस पर कोई पुल मारता है या कोई बड़ी शॉट खेलता है तो उसको फील्डर बाहर चाहिए होंगे। लेकिन दैट डजंट मीन ना कि आप उसको 10वें 12वें ओवर में लेके आए, आप उसको के बाद 7वें ओवर में ले आए, 8वें में ले आए, क्योंकि 10-12 ओवर तक आई थिंक गेम कहां से कहां पहुंच गई होती है। वो आप तो सबसे इंपैक्टफुल बॉलर है, तो ये कैलकुलेशन उसको जरा माइंड में रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पावर प्ले के बाद तो फौरी यूज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब, और हमारे नुमाइंदा अली नासिर भी हमारे साथ श्रीलंका से मौजूद थे और हमने बात की। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है और बड़े मार्जिन से शिकस्त दिया है, जिसकी वजह से ग्रुप स्टेज पर भारत के लिए यानी कि इंडियन टीम के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और साथ में पाकिस्तान का अब इंग्लैंड के साथ मैच है और देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।